ये वक्त बदलेगा, कभी ना कभी तो बदलेगा, और जब बदलेगा तब हमको ये याद रखना होगा कि ये सिर्फ जुल्म हम पर नहीं हुआ, ये जुल्म हुआ है तो हर एक पर हो रहा है। कहीं बिहार में गोली मारी जा रही है, वो भी जुल्म है। ये लड़ाई जो है लंबी है। हम ये ना सोचें कि ये मैं करूँगा तो मुझे फ़ायदा होगा, वो फलां करेंगे तो उनको फ़ायदा हो जाएगा। आपको बहुत कम वक्त का नोटिस दिया जाता है और नोटिस के बाद फ़ौरन कार्रवाई होती है। तो ये सिलसिला तकरीबन 1 महीने पहले 6 मई को शुरू हुआ था, और इसमें अगर सिर्फ उत्तराखंड की दरगाहों को जोड़ दिया जाए तो 24 के आसपास दरगाहें ऐसी हैं जिनमें मई से लेकर जून तक ये मामले हुए हैं। जिन मस्जिदों पे ये हमले हो रहे हैं उन मस्जिदों को अचानक से अवैध बताया जा रहा है। इस वक्त मसला बहुत ज़्यादा दर्दअंगेज और हैरतनाक है। हमारे वजूद से इनको नफरत है, हमारे वजूद से। मैं यहाँ कुछ कहने नहीं आया हूँ, बल्कि मीडिया वालों से एक सवाल करना है। ये सब सुनने के बाद दिल पे हाथ रख के ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या आपको गर्व है ये माहौल देखकर, या आप शर्मिंदा हैं? मैं तो शर्मिंदा हूँ। देश में तो अब 2 हिंदुस्तान हो गए कि नफरत की सुनामी आई हुई है। तो ये नफरत की सुनामी कोई डर और खौफ पैदा न करे कि उसके जवाब में आप इस्लाम से मजबूत ताल्लुक़ बनाएं, यही उसका सबसे बेहतरीन जवाब है। कंटेम्प्ट बहुत आसानी से कोर्ट में जजेस मानते नहीं हैं कंटेम्प्ट को बहुत आसानी से, लेकिन कोई पुख्ता कोई केस हो तो उसको आप कंटेम्प्ट के लिए लेकर आए सुप्रीम कोर्ट में तो यकीनन उसका फ़ायदा होगा। कोई हमारे साथ ज़बरदस्ती हमको तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो सबसे पहले हम अपने आप को लीगली प्रोटेक्ट कर सकें ताकि हमारे कंप्लाइंसेस पूरे हों, हमारे कागजात जो हैं वो पूरे हों, लेकिन तैयारी में हम कोई कमी ना करें। हमारे कागजात में कोई कमी नहीं होनी चाहिए कि आप मस्जिद की कमेटी के जो लोग हैं उनको ब्लैकमेल करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उनको रात रात भर परेशान करता है, उनको प्रेशर बिल्डअप करता है और उनसे ये कहता है कि आप हमारे साथ में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। पहले डेवलपमेंट का मॉडल ये होता था कि उसमें रिलीजियस प्लेसेस को अवॉइड किया जाता था और शॉर्टेस्ट रूट को लिया जाता था। ये सिर्फ डेवलपमेंट मॉडल या रोड वाइडनिंग मॉडल नहीं है। दलमंडी के बारे में सबको मालूम है कि दलमंडी पूर्वांचल के इलाकों में मुसलमानों का इकोनॉमिक इंजन है। 2000 दुकानें हैं जिनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने कहा कि अगर तुम सरेंडर नहीं करोगे मस्जिद तो हम तुम्हारे ऊपर मुकदमे लगा देंगे। यही महीना क्यों चुना गया जिस दिन सुप्रीम कोर्ट बंद है, जिस दिन हाई कोर्ट बंद चल रहे हैं, वैकेशन बेंच में बहुत मुश्किल होती है स्टे ऑर्डर लेने में। जिस तरह से अदालतों ने अपना रवैया अख्तियार किया है और जिस तरह से जुल्म ढा रहे हैं, ये मुंसिफ नहीं है। 5 साल 10 साल के अंदर ये नफरत की सियासत खत्म हो। मुसलमानों को खास तौर पर अपने अंदर अखलाक व किरदार पैदा करना चाहिए ताकि हम बेहतरीन मुस्तकबिल बना सकें देश का। मुसलमानों के साथ और लोग भी खड़े हैं। क्या आप सोच रहे हैं कि गाजियाबाद की मस्जिद पर जो हो रहा है उसका किसी और मस्जिद से बाड़मेर की मस्जिद से कोई ताल्लुक नहीं है? ये चीज़ सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है जो कुछ हो रहा है। जो बिगर पिक्चर है वो बहुत ही बड़ी है कि हमारे केस बहुत मजबूत हों और हम कोर्ट में जाएं, चाहे हाई कोर्ट में जाएं, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाएं, और बहुत से ऐसे वकील भी हैं और अगर कुछ ज़रूरत होगी तो मुझसे ही बात करें, मैं भी 1-2 वकील दे सकता हूं इंशाअल्लाह। कि हमको अब वक्त आ गया है इन बातों को इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बताना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जैसे कि पिछले 1 महीने में तकरीबन 42 मस्जिद, दरगाहें और मदरसों को तोड़ दिया गया है, बिल्डोज कर दिया गया है। कहीं विकास के नाम पर किया गया है, कहीं कागज़ के नाम पर किया गया है। ऐसे में छोटे छोटे शहर, छोटे छोटे कस्बे में जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके लोग, वहाँ के मौलाना और वहाँ के मुसलमान परेशान हैं। ऐसे में वो क्या करें?
इसको जानने के लिए दिल्ली के प्रेस क्लब में जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, यहाँ पर कुछ लोग बैठे, सलमान खुर्शीद, कुछ और पढ़े लिखे लोग जो कानून को जानते हैं, जो संविधान को जानते हैं, उन्होंने अपनी राय बताई है, अपने बात प्रकट कर रहे हैं कि किस तरह से आने वाले कठिन वर्ग में माइनॉरिटी काम करे। आइए चलते हैं, सुनते हैं, जानते हैं कि क्या समस्या है और इस समस्या का समाधान क्या है। जिनको बहुत तकलीफ़ और दर्द इस बात का है कि मुल्क में क्या कुछ हो रहा है और इसके असरात सभी पर हैं, लेकिन ये जाहिर है, ये बात तो बहुत वाज़ेह है कि कुछ ख़ास लोगों पर, कुछ ख़ास लोग जो हैं ख़ास तौर पर तवज्जो दे रहे हैं उनको तंग करने के लिए, उनको तकलीफ़ में डालने के लिए। मैं मुख्तसर अपनी बात कहूँगा कि आप लोग बहुत सारे यहाँ वो लोग हैं जो इस जद्दोजहद में जुटे हुए हैं और जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत जद्दोजहद में मुस्तकिल लगे हुए हैं, क्योंकि आज डिलिमिटेशन और माइनॉरिटीज़ का एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में एक और इजलास है जहाँ उनकी तवक्को है कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा और कुछ वहाँ कह सकूँगा। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई जो है लंबी है और इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमारे पास जो कुछ भी लीगल ज़राए हम लोगों को हासिल हैं उनका पूरा इस्तेमाल हमको करना चाहिए। मेरा एक तजुर्बा हमारी इन सभी जद्दोजहद में एक मेरा तजुर्बा ये है कि अक्सर हम इस चीज़ में अपने आप को और अपने काम को बांट देते हैं कि इसका किसको फ़ायदा होगा और कौन इसका एडवांटेज ले लेगा, और अक्सर हम मुश्तरक जो काम कर सकते हैं वो हम नहीं मुश्तरक कर पाते हैं। ये पुराने जितने भी बड़े बड़े मसले हुए हैं उनको लेकर ये तजुर्बा मेरा है। तो मेरी सबसे ये एक गुजारिश है कि हम लोग कोशिश ये करें कि जिस काम में जो सबसे बेहतर अंजाम दे सके हम उसके साथ खड़े होकर और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। हम ये ना सोचें कि ये मैं करूँगा तो मुझे फ़ायदा होगा, वो फ़लाँ करेंगे तो उनको फ़ायदा हो जाएगा। इस बात पर हम लोगों को ज़्यादा अपनी तवज्जो नहीं देनी चाहिए। दो मसले हैं, एक वो है जो अभी जो जयपुर से जो ख़बरें आ रही हैं और जो बाड़मेर से ख़बरें आ रही हैं, वो ख़बरें ये हैं कि आपको बहुत कम वक्त का नोटिस दिया जाता है और नोटिस के बाद फ़ौरन कार्रवाई होती है। जो अभी यहाँ पर तजवीज़ आई कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है जो जस्टिस गवाई साहब ने दिया है, उस फैसले पर क्या कंटेम्प्ट बहुत आसानी से कोर्ट में जजेस मानते नहीं हैं कंटेम्प्ट को बहुत आसानी से, लेकिन कोई पुख्ता कोई केस हो तो उसको आप कंटेम्प्ट के लिए लेकर आए सुप्रीम कोर्ट में तो यकीनन उसका फ़ायदा होगा। और उससे बहुत दूर दराज जहाँ कोई लोग जुस्तजू में हैं, कोशिश में हैं कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करा सकें, अपनी इबादत गाहों को प्रोटेक्ट करा सकें, उनको यकीनन उससे फ़ायदा मिलेगा। एक तो ये है मसला। दूसरा ये है कि हमने बहुत दिन तक और मैंने एक देहरादून का एक मस्जिद का मसला था, उस पर सुप्रीम कोर्ट से आने की बात हो रही थी, लेकिन हमने हाई कोर्ट से ही उसमें कुछ रिलीफ़ लेने की कोशिश करी और रिलीफ़ हमको मिली। तो वहाँ पर ये बात सामने आई कि आपके पास कंप्लाइंसेस पूरे हैं कि नहीं। अगर कोई हमारे साथ ज़बरदस्ती हमको तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश कर रहा है तो सबसे पहले हम अपने आप को लीगली प्रोटेक्ट कर सकें ताकि हमारे कंप्लाइंसेस पूरे हों, हमारे कागजात जो हैं वो पूरे हों। उसके बावजूद अगर वो हरामज़दगी करते हैं तो हमको कोर्ट में लड़ने का मौका मिलेगा। और ये हम ना मान के चलें कि किसी कोर्ट से, किसी भी अदालत से हमको कहीं भी हमको रिलीफ़ नहीं मिलेगी। हमको ये सोचना नहीं ऐसा चाहिए। बहुत जगह है कि ये रिलीफ़ जहाँ मिलनी चाहिए नहीं मिल पा रही है, लेकिन हमको मायूस नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छे जजेस हैं जो आपके हमदर्द हैं
और इंसानियत के हमदर्द हैं, जमहूरियत के हमदर्द हैं, सेकुलरिज्म के हमदर्द हैं, और बहुत अच्छे ऑर्डर्स मुस्तकिल वो दे रहे हैं। और इसीलिए मायूस आप ना हो, लेकिन तैयारी में हम कोई कमी ना करें, हमारे कागजात में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और अगर आज हमारे पास नहीं है तो आने वाले वक्त के लिए हम सबसे पहले कंप्लाइंसेस शुरू कर दें, कंप्लाइंसेस हम अपनी पूरी कर लें, ताकि उसमें कहीं कोई कोताही और कोई कमी ना रह जाए। इसके अलावा एक दूसरा पहलू है जिसका अभी हमको हाल में तजुर्बा हुआ है, और वो कमाल मौला मॉस्क का जो मसला धार का है, जो वहाँ भोजाले और भोजशाला और मस्जिद का मसला था, तो उसमें हमको अंदाज़ा ये हुआ कि ये हमेशा कोई नई तरकीब से खेल खेलते हैं। तो उन्होंने भोजशाले वाले मैटर में ये आकर नहीं कहा कि हमको टाइटल दे दीजिए, जो अक्सर जैसे संबल वगैरह में जो बात उठाई गई है कि ये हमको टाइटल इसका दे दीजिए, तो टाइटल की डिमांड नहीं की, सिर्फ ये कहा कि ASI के तहत ये जगह है, ये मॉन्यूमेंट है, और ASI ने जो फैसला इस मॉन्यूमेंट के ताल्लुक से किया है वो गलत है, तो इस ASI का फैसला ही सिर्फ ख़त्म कर दीजिए। उसमें दो पहलू हैं जिस पर आगे आप लोग जब तवज्जो उस पर ज़्यादा देंगे और केसेस आएंगे तो वो बात वाज़ेह होगी। एक पहलू ये है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जिसमें अयोध्या को एक्सेप्शन किया गया था, क्योंकि वो अयोध्या का मसला बहुत आगे तक बढ़ चुका था, और इसलिए उस एक्ट में ये रखा गया कि ये एक्ट 1947 15 अगस्त को जो भी वहाँ के हालात हैं वो हालात बरकरार रहेंगे, और उसमें कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं है कानून में, ये एक्ट बनाया गया था। तो उसमें सबसे पहले तो ये कहा गया कि अयोध्या को छोड़कर हर जगह ये लागू होगा, लेकिन उसमें एक और प्रोविज़न है जो ये कहता है कि जिस प्रॉपर्टी को हैंड ओवर कर दिया गया है, या जो प्रॉपर्टी नोटिफाई हो गई है एज एन ASI मॉन्यूमेंट, ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, उसको भी ये एक्ट अप्लाई नहीं करेगा। और इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के ये कहा गया, संबल में भी कहा गया, धार में भी इस बात को कहा गया कि यहाँ पर तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई ही नहीं करता है, तो यहाँ तो आप जो चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन जो ASI का एक्ट है, उसका सेक्शन 16 1958 का जो एक्ट है, उसका सेक्शन 16 ये वाजे करता है कि जिस दिन से नोटिफिकेशन हुआ है उस दिन से उसका कैरेक्टर में कोई तब्दीली नहीं लाई जा सकती। जो उस वक्त कैरेक्टर था, जो हमने बहस की थी कि जब ASI का नोटिफिकेशन 1904 में धार के ताल्लुक़ से हुआ था, तो 1904 में वो एक मस्जिद थी, वो जगह एक मस्जिद थी, वहाँ नमाज हो रही थी, और इसलिए सेक्शन 16 में उसको वैसे ही बरकरार रखना था, उसको बदलने का कोई मौका नहीं था, ना किसी को हक बनता था कि उसको आप बदलें। बहरहाल पूरी बहस के बावजूद हमको रिलीफ वहाँ नहीं मिला। वो सुप्रीम कोर्ट में आएगा मामला, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट खुलता है जुलाई में, तो सुप्रीम कोर्ट में वो मामला आएगा। वेकेशन बेंच पे लाना सही नहीं समझा लोगों ने, क्योंकि 4-5 केसेस एक साथ आ रहे हैं, तो वो तब आएगा। लेकिन उस चीज़ से हमारी लड़ाई अलग है कि हम किस तरह से कानून पर पूरी तरह से पहले खुद समझें और उसके बाद दुनिया को हम कानून समझाएं, जिससे बहुत राहत हमको यकीनन मिल सकती है। लेकिन कानून कितनी भी राहत देना चाहे, अगर हमारे अपने वसाइल तैयार नहीं होंगे, अगर हम अपना पेपर वर्क और कंप्लाइंसेस तैयार नहीं करेंगे, तो हमको खदशा इस बात का रहेगा कि उसको कोई गलत इस्तेमाल कर सकता है। और जो हर केस को सुप्रीम कोर्ट लाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहां आप समझें कि बहुत बहुत मजबूत एक केस सुप्रीम कोर्ट आ सकता है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट लाया जाए। दाल मंडी के बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट हम लोग लाए हैं, और दाल मंडी के केसेस में ये बात बड़ी साफ़ कर देनी चाहिए कि जहाँ पर सड़क को चौड़ा करने का कोई प्रोग्राम बनता है, कोई तजवीज़ बनती है, तो चाहे वो बनारस में मंदिर के पास की बात सड़कें हो या दाल मंडी की सड़क हो, उसको रोकना बहुत नामुमकिन होता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कम से कम जो लोग वहाँ बसे हुए हैं उनको
एक्विजिशन एक्ट के तहत कम से कम कॉम्पनसेशन ज़रूर मिल जाए। वहाँ हर तरकीब क्या की जा रही थी, तरकीब ये थी कि किसी घर को आके नोटिस देकर और ये कहकर कि 3 दिन में आप इस इमारत की हिफाजत के लिए और इस इमारत को फिर से मजबूत करने के लिए आप जो इसमें रिपेयर्स कर सकते हैं वो कर लीजिए, नहीं तो हम गिरा देंगे। और वो इमारत को गिरा देते थे। इमारत को गिराने से जो वहाँ किराएदार थे उन बेचारों के सारे हक मारे जाते थे। और उसके बाद वो कहते थे कि अब जो ओनर है, जो आता था नहीं आता था, जिसकी जायदाद गिरा दी जाती थी, उसको वो कहते थे कि आप आके कॉम्पनसेशन ले लीजिए या हमको ये बेच दीजिए। तो वो उस हालत में वो बेच के भाग जाता था और जो टेनेंट्स थे, जो वहाँ पर किराएदार थे, उनको कुछ उसके बाद बचता नहीं था। तो इसको हाई कोर्ट के सामने और सुप्रीम कोर्ट के सामने हम ये वाजे कर पाए, इस बात को वाजे कर पाए कि अगर इसको अक्वायर करना है तो सीधे सीधे अक्वायर करिए। आप क्यों घरों को गिराने की कोशिश कर रहे हैं और क्यों ये नोटिस देकर कि ये जर्जर इमारत है और इस इमारत को 3 दिन में अगर आप ठीक नहीं करते हैं तो हम इसको गिरा देंगे। तो उस कौन सी इमारत पे वो नोटिस 3 दिन के भी मिले थे, उनको हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रख सके और आखिर में नोटिस हुए सुप्रीम कोर्ट से और उसकी वजह से उन्होंने सबको बुला के ये कहा कि अब आपकी जायदाद जो है, आपकी जो भी इमारत है, वो अब हम अक्वायर करेंगे और एक्विजिशन के लिए जो अवार्ड होता है वो अवार्ड आपको दिया जाएगा। तो कहीं ना कोई रास्ता निकाला जा सकता है अगर हम मायूस ना हो, लेकिन हमारी अपनी तैयारी में कोई कमी, कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। मेरी आपसे इल्तिजा है। बहुत सारे लोग हैं जो बिलौस आपका काम करने के लिए आपका बिना किसी फ़ीस के, बिना किसी चीज़ के आपका यहाँ काम करने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 10-20 ऐसे लॉयर्स हैं जो दिन रात आपकी खिदमत के लिए तैयार हैं। और हाई कोर्ट्स में भी यकीनन हम लोग भेज सकते हैं। वहाँ हाई कोर्ट में भी लोगों से बात करते, उनसे राब्ता रखते हैं ताकि उन लोगों से भी कहा जा सके। लड़ाई ये लंबी है, एक दिन की लड़ाई नहीं है, लेकिन हमें इमोशनल होकर नहीं लड़नी है। इस लड़ाई को हमको पूरी लीगल तैयारी करके इस लड़ाई को जीतना है और यकीनन हम लोग लड़ाई को जीतेंगे। आप लोगों ने अभी मेरठ से और संभल से आए लोगों ने इस बात को कहा कि आईन में यकीन रखिए, आईन का पूरा सहारा लेके अपनी लड़ाई लड़िए और आपको आईन में अगर पूरा एतमाद आईन में है और यकीन आईन में है तो आपको कामयाबी यकीनन मिलेगी। और मेरी भी दुआ है और हमारी जो भी खिदमत है वो आपके लिए हाजिर है। ये वक्त बदलेगा, कभी ना कभी तो बदलेगा, और जब बदलेगा तब हमको ये याद रखना होगा कि ये सिर्फ जुल्म हम पर नहीं हुआ, ये जुल्म हुआ है तो हर एक पर हो रहा है। कहीं बिहार में गोली मारी जा रही है, वो भी जुल्म है, अपना हो या कोई और हो, अपना हो या पराया हो। अगर जुल्म किसी इंसान पर और किसी शख्स पर इस मुल्क में होता है तो हमें जुल्म की मुखालफत करनी है, जुल्म के सामने खड़े होकर हमें पूरी तहरीक चलानी है। और उसमें अपने लोग भी हैं, अपने साथी भी हैं, अपने अहबाब हैं, अपने मोहल्ले के हैं, अपने घर के करीब के लोग हैं, उनकी भी मदद हो। और जो अजनबी हो, जहाँ तक उसके माथे पे लिखा है कि वो हिंदुस्तानी है, तो हम हिंदुस्तानी के साथ खड़े रहें। ये मेरी आपसे इल्तिजा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सिलसिला तकरीबन 1 महीने पहले 6 मई को शुरू हुआ था और इसमें अगर सिर्फ उत्तराखंड की दरगाहों को जोड़ दिया जाए तो 24 के आसपास दरगाहें ऐसी हैं जिनमें मई से लेकर जून तक ये मामले हुए। और सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लम ये है कि जिन मस्जिदों पे ये हमले हो रहे हैं उन मस्जिदों को अचानक से अवैध बताया जा रहा है। और अवैध बताने की साजिश ये है कि आप मस्जिद की कमेटी के जो लोग हैं उनको ब्लैकमेल करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उनको रात भर परेशान करता है, उनको प्रेशर बिल्डअप करता है और उनसे ये कहता है कि आप हमारे साथ में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। सलमान साहब अभी ये बात कह रहे थे कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को रोकना मुश्किल होता है। बनारस के दलमंडी में जो काशी विश्वनाथ मंदिर का गेट है, वहाँ से जो नई सड़क जिसके लिए वो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, वो एक सुनार गली है जिसका 100 मीटर का डिस्टेंस है, एक दलमंडी है जिसका 650 मीटर का डिस्टेंस है।
लेकिन 650 मीटर की सड़क की गली को तोड़ा जा रहा है, जिसमें 187 मकान हैं, जिसमें 5 मस्जिदें हैं। पहले डेवलपमेंट का मॉडल ये होता था कि उसमें रिलीजियस प्लेसेस को अवॉइड किया जाता था और शॉर्टेस्ट रूट को लिया जाता था। ये सिर्फ डेवलपमेंट मॉडल या रोड वाइडनिंग मॉडल नहीं है। दलमंडी के बारे में सबको मालूम है कि दलमंडी पूर्वांचल के इलाकों में मुसलमानों का इकोनॉमिक इंजन है। 2000 दुकानें हैं जिनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। 5 मस्जिदें हैं जिनमें मस्जिद कमेटी के लोगों से मेरी बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने कहा कि अगर तुम सरेंडर नहीं करोगे मस्जिद तो हम तुम्हारे ऊपर मुकदमे लगा देंगे। उनसे कहा गया कि तुम अपना अंजाम खुद भुगतोगे। तो ये जो पूरा मॉडल है, इसमें कहीं कोई बेसिक प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं। रात के चोरों की तरह आकर मस्जिदों में आप नोटिस लगाएंगे। 13 तारीख की नोटिस होगी, पेस्ट करी जाएगी 17 तारीख को, और 18 तारीख को बुलडोजर इसलिए आ जाएगा क्योंकि उस दिन संडे होगा। और ये मॉडल सब जगह चल रहा है। जहां तक मैंने दलमंडी के कंपनसेशन की बात करी थी, तो कंपनसेशन क्या दिया जा रहा है? दलमंडी के दोस्त अभी उस पर अपनी बात रखेंगे, लेकिन कंपनसेशन किस चीज का है? इलेक्ट्रिक का कनेक्शन कमर्शियल, लैंड कमर्शियल, लैंड वैल्यू कमर्शियल, लेकिन आप कंपनसेशन दे रहे हैं रेसिडेंशियल। तो जिस मकान में उनको 1 करोड़ रुपए मिलना चाहिए, जिसमें 6 दुकानें बनी हुई थी ताकि वो दुकानदार से भी उस कंपनसेशन को शेयर करते, उसमें उनको दिया जा रहा है 8 लाख। दलमंडी में जो पहली दुकान तोड़ी गई, उसमें कमिटमेंट किया गया कि कंपनसेशन दिया जाएगा 4 करोड़ रुपए उस पूरे बिल्डिंग का। कंपनसेशन शुरू में कमिटमेंट में किया गया कि आपको कंपनसेशन कमर्शियल दिया जाएगा, जो कमर्शियल एरिया के हिसाब से होता है, लेकिन 4 करोड़ के कमिटमेंट में 75 लाख रुपए मिले। तो ये जो वायलेशन चल रहा है, ये सिर्फ एक इतना रैंडम नहीं हो सकता। अगर 15 दिनों में 20 मस्जिदों को टारगेट किया जाए, उत्तराखंड में टारगेट किया जाए, उत्तर प्रदेश में टारगेट किया जाए, राजस्थान में टारगेट किया जाए, दूसरे इलाकों में टारगेट किया जाए, आप याद करिए 2018 के आसपास जो लिंचिंग का जो मॉडल था, वो वेल ऑर्गेनाइज मॉडल था। अब ये वेल ऑर्गेनाइज मॉडल, मस्जिद पे जो अटैक्स हो रहे हैं उनका भी वेल ऑर्गेनाइज मॉडल है, ये कोई रैंडम कॉल नहीं है। आप हमारे बीच में संभल के लोगों ने अपनी बात रखी। गाजियाबाद में खोड़ा के इलाके में पर्सनल एनिमिटी में मर्डर होता है, उसके बाद इनकाउंटर होता है, फिर उसके बाप को जेल में डाल दिया जाता है, उसको वकीलों से मुलाकात तक नहीं करने दी जाती, लेकिन उसके साइड में जो वहां मदरसे चल रहे हैं उनको आप सील कर देते हैं। अब मदरसे सील किस बात पे किए गए किसी को नहीं मालूम। वो लोग भी बैठे हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। बाड़मेर से हमारे दोस्त मुजम्मिल अभी आए हैं, वो बाड़मेर के लोग अपनी बात रखेंगे। सिर्फ आपसे हम ये बात कहना चाहते हैं, अल्टरनेट मीडिया जो यहाँ मौजूद है, ये रैंडम लीगल प्रोसीजर्स का मामला केवल नहीं है कि किसी लीगल सेटअप में आपको डालकर मस्जिदें तोड़ी जा रही हो, मस्जिदें शहीद करी जा रही हो, मस्जिदें डेमोलिश की जा रही हो, बल्कि ये वेल ऑर्गेनाइज, वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल प्लान्ड राइट विंग का अटैक है, और जुडिशरी जिसमें एक पार्ट है। यही महीना क्यों चुना गया जिस दिन सुप्रीम कोर्ट बंद है, जिस दिन हाई कोर्ट बंद चल रहे हैं, वैकेशन बेंच में बहुत मुश्किल होती है स्टे ऑर्डर लेने में। ये बहुत वेल प्लान है। आप जब सबकी बातें सुनेंगे और जब आप कंक्लूड करेंगे स्पीकर्स के बोलने के बाद, तो आपको ये आइडिया लगेगा कि ये वेल ऑर्गेनाइज अटैक है सिस्टम का रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर, जिससे मुसलमानों को पहले एक इंडिविजुअल की लिंचिंग से जिस तरह से डराया जाता था, अब उसको इमोशनली, साइकोलॉजिकली उसके ऊपर मस्जिदों पर को गिराकर पूरी कम्युनिटी को अफेक्ट किया जाए, और ये कलेक्टिव पनिशमेंट का एक पार्ट है। थैंक यू। पोडियम पे बैठे हुए हमारे सब कॉलीग्स, हमारे सब सीनियर कॉलीग्स, और आप सब ख़वातीन तो बहुत कम हैं, मगर ख़वातीन और हजरात, मैं कोशिश तो ये कर रही थी कि मैं
very respectable people on the dais, मैं उन सबको सुनूं, मगर मुहर्रम की मजलिसें चल रही हैं, मेरे घर में आज़ा खाना है, तो इसलिए मैं अपनी थोड़ी सी बात रख के और मैं आप सबसे रुखसत चाहूँगी। मैं चश्मदीद गवाह हूँ बाबरी मस्जिद की, 2002 गुजरात की चश्मदीद गवाह हूँ, और मुख्तलिफ मनाजिर की जो मैंने इस मुल्क में देखे हैं, एक्सपीरियंस किए हैं। मैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की पड़पोती हूँ। मैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अदना सी रिसर्चर हूँ, किताबें लिखी हैं, और मैंने बचपन में मौलाना आज़ाद से शफ़क़त से उन्होंने मेरे सर पे हाथ फेरा। आपने फरमाया कि मुस्लिम कौम के वजूद का सवाल है। इस वक्त मुसलमानों के वजूद का सवाल है। मैं ये भी इसमें एक एडिशन कर दूं कि मैं 10 साल में प्लानिंग कमीशन में 10 साल में मैं राजस्थान की इंचार्ज रही। मैंने बाड़मेर पे कई दफ़ा मैं बाड़मेर गई, मुख्तलिफ़ हिस्सों में राजस्थान के गई, मुख्तलिफ़ हिस्सों में यूपी के गई, मध्य प्रदेश के गई, मगर ख़ास तौर से राजस्थान और बाड़मेर। 300 मसाजिद बाड़मेर की, और मैं जब गई तो मैंने लंगाज और मंगनयार्स को देखा। मैंने मुसलमानों की आबादी को देखा, मैंने बॉर्डर को देखा, पाकिस्तान के बॉर्डर से जॉइन करता है बाड़मेर। इस वक्त मसला बहुत ज़्यादा दर्दअंगेज और हैरतनाक है। जिस मुल्क में गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे कद्दावर शख्सियतें मौजूद थी, उसमें हम लोगों का, मुसलमानों का इस कंडीशन में हम मुसलमान अपने वजूद से हैरान हैं। जो इस वक्त हमने राजस्थान की, उत्तराखंड की जो हमने इंसिडेंट सुनी है, जिस वक्त ये नौजवान बनारस के दूध मंडी की जिक्र कर रहे थे, इस वक्त इस माहौल में हमारे वजूद का सवाल है। हमारे वजूद से इनको नफ़रत है, हमारे वजूद से, और इसको मैं अल्फाज में ढांक नहीं सकती, क्योंकि इनको नफ़रत है हमारे वजूद से। मगर हमारे मुल्क में इस कदर हिंदू, क्रिश्चियन, सिख इतने लोग मौजूद हैं जो हमारे साथ खड़े हैं। मैं नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन विमेन की प्रेसिडेंट हूँ। मैं नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन विमेन की प्रेसिडेंट हूँ, जिसकी बानी अरुणा आसिफ अली थी, जिन्होंने झंडा लहराया था शिवाजी पार्क में। वो थी, हम उनके नक्श कदम पे चलते हैं, और हम औरतें, महिलाएं, ख़वातीन, हम इस मुहिम में हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन सब ख़वातीन खड़ी हो जाएंगी। हमारा NFIW, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन विमेन, पूरे मुल्क में है। इस वक्त हमारी जो हालत है, इस वक्त हम सब, यानी मैं एक शेर पढ़ती हूँ, एक रुबाई है, हिम्मत ये उस्तवार के हर लब पे ज़िक्र हक, हिम्मत ये उस्तवार के हर लब पे ज़िक्र हक,
चेहरों से आश्कार कि हर दिल दुखा हुआ। इस वक्त हर दिल दुखा हुआ है, मगर जिक्र हक है। हम मुसलमानों को like-minded human beings have to stand together and they have to lead, and there are a lot of people, Hindus, Sikhs, Christians, lot of people who are standing behind us. These people are instantly, ये लोग कमी गाहों में बैठे हुए हैं। लाख बैठे कोई छुप छुप के कमी गाहों में, ये कमी गाह जो होती हैं शेल्टर्स, लाख छुप छुप के कोई बैठे कमी गाहों में लेके हर बूंद निकलती है हथेली पे चिराग, लेके हर बूंद निकलती है हथेली पे चिराग। हर खून की बूंद, हर बच्चे का डिप्रिवेशन जो आप अब सब हमारे सामने गुज़िश्ता दिनों का सब दर्द दिल सुनाया है लोगों ने। लोग बहुत फोर्सफुली बोल रहे थे मगर दिल तो उनके दुखे हुए हैं। हम सब हजरात और ख़वातीन खड़ी हुई हैं उनके साथ, क्योंकि हमारे सामने हज़रत फ़ातिमा, हज़रत ज़ैनब, हज़रत कुलसूम के एग्ज़ाम्पल्स हैं कि हम खड़े हुए हैं उनके साथ। और हम इस मुल्क को, जैसे कि मेरे को स्पीकर्स ने कहा है, हम इस मुल्क को अंग के चुंगल से छुड़ा के रहेंगे। हम मरते मर जाएंगे मगर हम आप लोगों को लेट डाउन नहीं करेंगे। हम आपकी माएँ हैं, हम आपके बुज़ुर्ग हैं और हम आपके साथ हैं, और हम हमेशा हमेशा आपकी हिम्मत की दाद देते रहे हैं, और हम हमेशा आपके आगे माएँ खड़ी हैं आपके आगे। इसके इस avalanche की, this tsunami of the hatred of Muslims, this tsunami of hatred of Muslims, and I'm requesting the media के लोग मौजूद हैं, वो 5-star मीडिया नहीं है मगर हमारा अपना मीडिया है, तो आप बात बहुत दूर तक पहुंचाएं। और यही कहते हुए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं मजलिस में जा रही हूँ, इसलिए मुझे बहुत बहुत माफ़ करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। ये दर्दनाक कहानियाँ सुनने के बाद, और न जाने कितनी और हैं, मैं यहाँ कुछ कहने नहीं आया हूँ बल्कि मीडिया वालों से एक सवाल करना है। ये सब सुनने के बाद दिल पे हाथ रख के ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या आपको गर्व है ये माहौल देखकर, या आप शर्मिंदा हैं? मैं तो शर्मिंदा हूँ। कहा गया भी, सलमान साहब ने कहा बहुत अच्छे जज हैं। हमें अच्छे जज नहीं चाहिए, हमें बुरे जज नहीं चाहिए, हमें वो जज चाहिए जो इस आइन की हिफाजत कर सकें। कहा यह जाता है और हमसे कहलवाया जाता है कि हमें बड़ा भरोसा है कानून के अदालतों पर, जो फैसले दिल को न मारें वो फैसले नहीं होते। जिस तरह से अदालतों ने अपना रवैया अख्तियार किया है और जिस तरह से जुल्म ढा रहे हैं, ये मुंसिफ नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि जो मुंसिफ है, जो जज है, वो अल्लाह का नुमाइंदा है इस ज़मीन पर। उसका काम है इंसाफ करना, लेकिन बदनसीबी से ये अल्लाह के नुमाइंदे नहीं हैं, सरकार के नुमाइंदे हैं। तो मैं सिर्फ इतनी सी बात कह के जा रहा हूँ कि मैं तो शर्मिंदा हूँ अपने इस माहौल से, और जो लोग ये कर रहे हैं वो इस बात को बावर कर लें कि तुम हम पे सितम ढा के तुम इस मुल्क को बचा नहीं पाओगे। अगर तुम हमें गद्दार कहते हो, हमें गद्दार तो पाबंद वफा तुम भी नहीं।
अपनी कसरत पे ना इतराओ, खुदा तुम भी नहीं। बहुत जल्द ये इल्ज़ाम होगा, लेकिन मैं मीडिया के लोगों से कहना चाहता हूँ, अपने सीने पे हाथ रखिए और ये वाक़यात सुनाइए। आपको इस ज़मीन पर ये जन्नत बनाना है या दोज़ख बनानी है या ज़हमत करनी है। इन चंद अल्फाज के साथ मैं मीडिया वालों से शुक्रिया करता हूँ और ऑर्गेनाइज़र्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, और वो सारे हज़रात जो तशरीफ़ लाए हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। हर तरह से आपके साथ हूँ, आखिरी सांस तक रहूँगा, और अल्लाह करे कि इनके अक्ल आ जाए, अपने मुल्क को रोज़ किस्तों में न मारें। ये एक वक्त आएगा कि यह कहा जाएगा कि हिंदुस्तान बड़ा प्यारा मुल्क था, अब ये कितने हिस्सों में बट गया। इससे पहले कि यह हिस्सों में बट जाए और दिलों को तोड़ दे, हमें कम से कम इस वक्त मुत्तहिद होकर जितने भी सेकुलर हिंदू भाई हैं, सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं और ख़ास तौर से मुसलमान, छोड़ दें अपनी मसलकों को, अपनी जमातों को, अपने क़ायद को, अपनी कौम को इकट्ठा करें और इस मुल्क को बचाएं। इन अल्फाज के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। मीडिया फ्रेंड्स, आपके सामने ये बात आई कि नफ़रत की सुनामी आई हुई है, लेकिन मैं एक मुस्लिम कम्युनिटी के एल्डर की हैसियत पे कहना चाहता हूँ कि ये सुनामी नहीं है, ये कव्वों की काएँ हैं। जैसे दरख्त पर जब शाहीन बैठा होता है तो कव्वे उसके ऊपर मंडाते हुए काएँ करते हुए ये समझते हैं कि हम बहुत बहादुर हो गए हैं। लेकिन अगर शाहीन जब उड़ान भरता है तो फिर वो उसकी परवाज़ उन कव्वों से बहुत बुलंद होती है। तो ये नफ़रत की सुनामी कोई डर और खौफ पैदा न करे, इसकी हैसियत एक वक्ती, एक मुख्तसर वक्फे की है। मैं कम्युनिटी एल्डर की हैसियत से कहना चाहता हूँ कि देश में जो मस्जिदों को मिस्मार करने की या मदारिस को सील करने की, ये डिमोलिशन की जो वेव है वो इसलिए है कि लोग चाहते हैं कि मुसलमान इस्लाम से दूर हो जाएं, इस्लाम को छोड़ दें। इसलिए मैं हमारे दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि उसके जवाब में आप इस्लाम से मजबूत ताल्लुक़ बनाएं, यही उसका सबसे बेहतरीन जवाब है। ये जो मुल्क के हालात हैं, ये जो नफ़रत की फ़िज़ा है, इसकी उम्र पूरी होने वाली है और 5 साल 10 साल के अंदर ये नफ़रत की सियासत ख़त्म होगी। लेकिन उस मौके पर मुसलमानों को ख़ास तौर पर अपने अंदर अखलाक व किरदार पैदा करना चाहिए ताकि हम बेहतरीन मुस्तक़बिल बना सकें देश का, अपना। उसके लिए तालीम की ताकत पैदा करें। ये जो कुछ भी मस्जिदों को, मदरसों को मिस्मार करने की, बुलडोज करने की, और जो रिजर्वेशन कहीं मिला है उसको ख़त्म करने की, कहीं एजुकेशन स्कॉलरशिप को ख़त्म करने, इन सब के पीछे ये एजेंडा है कि मुसलमान एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो जाए। तो इसलिए ये जो कुछ हो रहा है इसका तो लीगल फाइट करेंगे, जैसे यहाँ बताया गया। हमारे पास बड़े बड़े एडवोकेट्स हैं, मुसलमान एडवोकेट हैं, गैर मुस्लिम एडवोकेट हैं जो इस काज के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन मैं कम्युनिटी से ये कहना चाहता हूँ कि हमको अपने एजुकेशनल एडवांसमेंट के लिए
और इकोनॉमिकल एडवांसमेंट के लिए लड़ना है, उसमें आगे बढ़ना है। क्योंकि ये जो फिरका परस्ती की फिजा है 5 साल 10 साल के अंदर ख़त्म होने वाली है। ये देश का मुस्तकबिल, देश का मुकद्दर नहीं है। इसलिए हमको अपनी उस तालीम और बेहतर मईशत पर तवज्जो देना है और अपनी सियासत को मजबूत करना चाहिए। देश में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे ये एजेंडा है, क्रिश्चियंस के साथ भी है, गरीबों के साथ भी है, लेकिन मुसलमानों को पॉलिटिकली मार्जिनलाइज्ड करने की अब डिलिमिटेशन का प्रोसेस आने वाला है। इन सब में मुसलमानों को सियासी तौर पर बेवजन करने की कोशिश है। उसका जवाब यह है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सियासी शऊर को बेदार करने की कोशिश। तो पहली चीज़, इस्लाम से जुड़ जाइए, अच्छे अखलाक अख्तियार कीजिए, तालीम पर तवज्जो दीजिए, अपनी मईशत को मजबूत कीजिए, अपनी सियासत को मजबूत कीजिए। इनसे हम इन पूरे हालात का मुकाबला कर सकते हैं। ये कव्वों की काएँ हैं। शाहीन अगर इन तमाम कुव्वतों से परवास करेगा तो इन सब के ऊपर आप भारी पड़ेंगे। लेकिन पॉलिटिकल में ये कहना चाहता हूँ, लीगल तो यहाँ जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे, हाई कोर्ट में भी लड़ेंगे, कंटेम्प्ट भी डालेंगे। तो मुसलमानों, ये मस्जिद के और मदरसों के जो मसले हैं इसमें कोई इल्लीगल नहीं है। आप कॉम्प्लायंस की बात कर रहे हैं, कॉम्प्लायंस कर लें तब भी चूंकि हुकूमत की एडमिनिस्ट्रेशन की नीयत खराब है। ये कहना कि वो कॉम्प्लायंस नहीं रखते या वो गैर कानूनी है, ये सब नहीं है। सिर्फ शहरियों को कानून की पाबंदी नहीं करना है, हुकूमत को भी कानून की पाबंदी करना चाहिए। मेरा समझना ये है कि हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेशन कानून की पाबंदी से आजाद हो गया है। यह देश का बड़ा मसला है। तो उन तमाम पुलिस ऑफिसर्स को, उन तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल ऑफिसर्स को, उनके खिलाफ भी मुकदमे दायर होना चाहिए। उनकी तनख्वाहों से इनका कंपनसेशन देना चाहिए। यह देश में यह सूरत पैदा होगी। 5 साल 10 साल के बाद ये कैफियत को वापस आना है। मैं पॉलिटिकली अपनी बात रखते हुए बात ख़त्म करूँगा। मैं तो कम्युनिटी लीडर हूँ, लेकिन जो पॉलिटिकल लीडर हैं, जैसा यहाँ फैसिस्ट लोग ये जो मस्जिदों की या चर्च की डिमोलिशन में ये जो फैसिस्ट पार्टी के लोग जिम्मेदार हैं, मैं जो सेकुलर अपोजिशन है उससे भी ये कहना चाहता हूँ, ये उनका काम है, ये जनता का काम नहीं है कि वो अपनी जंग आप लड़े। ये सेकुलर अपोजिशन का काम है कि वो जनता की खिदमत करे, जनता के मसाइल को आगे बढ़े। अगर ये सेकुलर अपोजिशन अपना ये काम नहीं करेगी तो उनका मुस्तकबिल भी तारीक रहेगा। फिर नई नस्ल आएगी, जनजी आएगी, कोई लोग आएंगे, ना फैसिस्ट रहेंगे, ना ये नाम निहाद जो सेकुलर अपोजिशन बनते वो भी नहीं रहेंगे। एक नया हिंदुस्तान होगा। इसलिए सेकुलर अपोजिशन से हमारा ये कहना है कि वो इन तमाम इलीगल डिमोलिशंस में इस जनता की, मुसलमानों की, क्रिश्चियंस की वो क़ियादत करे, उनका केस वो लड़े। देश में तो अब 2 हिंदुस्तान हो गए। एक हिंदुस्तान हमारे यहाँ जो मुअम्मर खातून सईदा हमीद साहिबा कह रही थी, 2 इंडिया हैं। एक इंडिया जो राष्ट्रपिता है, गांधी जी का इंडिया। गांधी जी के इंडिया में कौन कौन थे? नेहरू थे, सरदार पटेल थे, मौलाना आजाद थे, डॉक्टर अंबेडकर थे। मतलब पूरा हिंदुस्तान एक साथ था। लेकिन आज जो हुकूमत कर रहे हैं वो राष्ट्रपिता गांधी जी के कातिल नाथूराम गोडसे के लोग हैं। उनके साथ हिंदुस्तान खड़ा नहीं है। तो जब तक ये पॉलिटिकल चेंज नहीं होगा, हमको उस हिंदुस्तान की तरफ जाना है जिसमें गांधी, जिसमें सरदार पटेल, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर, जिसमें मौलाना आजाद, जिसमें नेहरू। गर्ज ये कि सब लोग हैं एक साथ। तो सबका हिंदुस्तान,
ये सब के हिंदुस्तान के बजाय ये सिर्फ किसी एक कम्युनिटी का जो हिंदुस्तान बनाना चाह रहे हैं, ये देश के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। ये पॉलिटिकल चेंज आना है, ये पॉलिटिकल चेंज अपोजिशन लीडर्स लाए या नई जनरेशन लाएगी। जो भी जुल्म कर रहे हैं, जो आज हैं, वो समझ लें कि उनकी मुद्दत, उनकी उम्र ख़त्म हो चुकी है। अपने रवैये की इस्लाह कर लें, ये सबके हक़ में बेहतर है, देश के हक़ में बेहतर है। तो यहाँ जो कुछ भी बैठे हैं, जिनके साथ भी जुल्म हुआ, मीरठ के लोग आए, बाड़मेर के लोग आए, जयपुर के लोग आए, वाराणसी के लोग आए, दाल मंडी के लोग आए, उनके उस गम में हम बराबर के शरीक हैं। गम में शरीक हैं, तकलीफ में शरीक हैं, लेकिन हम आपको कमज़ोर पड़ने नहीं देंगे। हम सबको मिलकर ताकतवर बनना है, जालिम को कमज़ोर होना है और मजलूम को ताकतवर बनना है। मेरी मौजूदगी दो चीज़ें जाहिर करती है। पहली चीज़ जाहिर करती है कि मुसलमानों के साथ और लोग भी खड़े हैं। दूसरी बात ये जाहिर होती है कि सिर्फ ये जो आप पे जबरन हो रही है, अकेले नहीं हो रही है, और लोगों के ऊपर भी हो रही है। अभी कुछ घंटे पहले होम मिनिस्ट्री ने नए कानून पास किए हैं, FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इसका अक्टूबर में उन्होंने कहा था कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में कुछ ऐसी दफ़ाएं जोड़ी जाएंगी कि जिसमें खासकर ईसाइयों की प्रॉपर्टीज़ को सरकार कब्ज़ा कर सकती है अगर वो कुछ गैरकानूनी काम करते हैं, या काम ठीक से नहीं करते, या काम रोक देते हैं, या रिन्यू सर्टिफिकेट करने के लिए, लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए देरी कर देते हैं। यानी कि आपकी छोटी सी चूक भी आपके चर्च को, आपके स्कूल को, आपके अस्पताल को सरकार के किसी नुमाइंदे के हाथ में दे देती है। उसके ऊपर आज कुछ और कानून आया है, जिसमें एक अहम कानून यह है, और शर्तें तो हैं जो पहली हैं, कि आपके ट्विटर अकाउंट, आपके सोशल मीडिया अकाउंट का आपको ब्यौरा देना पड़ेगा, और उनमें भी कोई अगर एंटी गवर्नमेंट ट्विटर तो आपका FCRA लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, और फिर आपका चर्च, आपका मस्जिद, आपका जो भी आपने उस पैसे से बनाया था सरकार के अधीन आ जाएगा। सोशल मीडिया का इस टाइप का कंट्रोल तो अमेरिका के वीज़ा जो होता है उसमें होता है, क्योंकि अमेरिका में अगर आप अमेरिका के ख़िलाफ़ कुछ बोलें तो आपको अंदर नहीं आने देते। तो मेरा तो बड़ा मुश्किल है आजकल जाना वहाँ पर। जो अभी बातें हुई और सईदा की बातों से आंखों में आंसू आए, बाकी लोगों की बातों से गुस्सा आया। एक गुस्सा तो आया आपके ऊपर, आपकी मासूमियत के ऊपर, कि आप सोच रहे हैं कि गाज़ियाबाद की मस्जिद पर जो हो रहा है उसका किसी और मस्जिद से, बाड़मेर की मस्जिद से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हर एक गांव अकेला गांव है, हर एक के ऊपर अकेले चोट लगी है, और अकेले उसको उस चोट पे मलहम लगाना है, उसका इलाज कराना है, उससे किस तरीके से वो बच पाए कोशिश करनी है। मासूमियत यूँ कहता हूँ कि इसी दौरान जब पिछले 15 दिन में या 20 दिन में आपकी 35 के करीब मस्जिदों के ऊपर चोट आई है, और पिछले कुछ सालों में 553 या कुछ और ऐसा फिगर्स आ रहे हैं, मस्जिदों को खतरा हुआ है, उसी दौरान ईसाइयों के ऊपर भी बहुत बड़ा तादाद में चर्च तोड़े गए, पादरियों को गिरफ्तार किया गया है, वगैरह वगैरह। उसके ऊपर मैं जाना नहीं मांगता। इस बात पे भी नहीं जाना मांगता कि आपने बाड़मेर और पाकिस्तान के बॉर्डर पर
15 किलोमीटर के अंदर जो आ रहे हैं मकान, दुकान, मस्जिदें, स्कूल, उनको तोड़ने की धमकी दी जा रही है। अभी अभी पिछले 2 महीने में ही बांग्लादेश के 4000 किलोमीटर बॉर्डर पर फेंसिंग होनी है। जो पाकिस्तान में हुआ है वो वहाँ पर भी होगा। पाकिस्तान बॉर्डर पर मुसलमान कम हैं, 47 के बाद और भी कम है। पंजाब में बॉर्डर्स के पास कुछ मुसलमान हैं, राजस्थान के बॉर्डर के पास कुछ मुसलमान हैं, मगर बांग्लादेश के बॉर्डर के पास बहुत तादाद में मुसलमान हैं। अभी गिनती नहीं हुई है कि वहाँ पे कितनी मस्जिदें हैं। अभी हम लोगों ने भी नक्शे के पास बैठ के देखा नहीं है कि अगर 15 किलोमीटर या 5 किलोमीटर भी, 50 कर दिया, 50 कर दिया बांग्लादेश के पास। पाकिस्तान। हाँ, मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ। मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर अगर 5 किलोमीटर के ऊपर भी किया जाए तो सैकड़ों नहीं हज़ारों। ये सोचिए कि कलकत्ता से लेके ऊपर चलते जाइए, मालदा, दार्जिलिंग, मेघालय, त्रिपुरा, पूरे बॉर्डर पे अगर आप करेंगे, जहाँ पे भी मुसलमान रहते हैं, खासकर असम तक, कितना होगा, सोचा नहीं है। ये कोई कलेक्टर बैठ के नहीं कर रहा है, कोई मुख्यमंत्री बैठ के नहीं कर रहा है। हिंदुस्तान में मुख्यमंत्री की औकात क्या है? आज मुख्यमंत्री का उठा के फेंक दिया जाएगा। राजस्थान में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में हमने देखा है किस तरीके से बड़ा पावरफुल मंत्री है, एक दिन दूसरे दिन हाथ में सड़क पर बैठा हुआ है। ये बड़ी साजिश है। हिंदुस्तान में कैसे राज किया जाए, उन 2, 2.5, 3 आदमियों की साजिश है, कंस्पिरेसी है, प्लान है, किस तरह किया जाए। मुसलमानों को टेरराइज करना एक इंस्ट्रूमेंट है पॉलिटिक्स का। पॉलिटिक्स के से निकली हुई चीज़ नहीं है, पॉलिटिक्स को बनाने की चीज़ है वो। मुसलमान को आप अत्याचार नहीं करेंगे तो कैसे प्रूव करेंगे कि हिंदू खतरे में है? कैसे आपका वोट बैंक बनेगा? कल परसों दिल्ली में SIR आया है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। मैं SIU कैथलिक हूँ, जाना पहचाना हूँ, टीवी पे आता हूँ। मेरी बीवी का नाम गायब है। 52 साल से मेरी बीवी है, 40 साल से हम उसी मकान में रह रहे हैं, उनके नाम गायब है। बीवी ज़्यादा चल पढ़ नहीं सकती, पढ़ लिख तो सकती है, चल फिर नहीं सकती। बेटी गई, इलेक्शन कमीशन हमारा जो है उन्होंने कहा ठीक कर देंगे। 2 महीने हो गए हैं, अखबारों में छपा, जॉन की बीवी का नाम गायब है तो अखबारों में छप जाता है। वहाँ पे थोड़ा सा हरकत हुई, कहते ठीक कर देंगे। 2 महीने बाद मेरी बेटी फिर गई, कहते मैडम आजकल सेंसस का चालू हो गया है, हम लोग बहुत बिजी हैं। अफसरान बिजी हैं सेंसस में, SIR चल रही है, जाएं तो कहाँ जाएं? SIR किसको ढूंढने के लिए चल रही है? शर्मा जी को तो ढूंढने के लिए चल रही है। शर्मा जी अब आपके लिए एक और शर्मा जी हैं। शर्मा जी को तो ढूंढ नहीं रही है, चाहे जॉन को भी नहीं ढूंढ रही हूँ। मोहल्ले दर मोहल्ले उन लोगों को ढूंढ रही है जिनका वोट वो जानते हैं कि उनको नहीं मिलेगा। यूँ जानते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा काम ही नहीं किया कि हिंदुस्तान का शरीफ आदमी, और हर मुसलमान शरीफ होता है, उनको वोट दे। हमने इसका हाल वेस्ट बंगाल में देखा, 93 लाख वोट गायब है। ममता बनर्जी, जिनको शायद 50 और वजह से हारना चाहिए था, इस वजह से हारी कि उनसे जो सहमत थे, उनके जो
लोग वो मानती थी कि उनके हैं और शायद उनको वोट देते, उनका नाम ही गायब था। ये सब चीज़ें अलग अलग टुकड़ों में नहीं हो रही हैं, ये एक भाग है एक बड़ी लार्ज कंस्पिरेसी का। उसमें लॉजिस्टिक्स है, उसमें इन्फेंट्री है, उसमें आर्टिलरी है, कौन क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, वेल प्लान्ड है। हम लोग देख के भी नहीं देख पा रहे हैं और देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, मोहताज से हो गए हैं। खरगोश भेड़िए के सामने ठहर जाता, हम उस तरीके से हो गए, उस हालात से हमको निकलना है। बहुत लोगों ने यहाँ पे इसी बात का कहा, हालांकि मेरे को कभी कभी शक होता है जब मंत्री महोदय, भूतपूर्व मंत्री महोदय कहते हैं, और कुछ और लोगों ने भी कहा कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन करना है। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन में? जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के रखवालों से खतरा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को अपने रखवालों से बचा नहीं पा रही है, सुप्रीम कोर्ट से नहीं बचा पा रही है अपने आप को। शपथ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे, जजमेंट देते हैं उसके खिलाफ, और इसमें मुसलमान ही उसके भागी नहीं है, हम खुद उसके भागी हैं। लाशें उखाड़ के ज़मीन से फेंकी जाती है, सुप्रीम कोर्ट कहता है लाश को दफनाइए, कलेक्टर आंख बंद करता है, लोग कहते हैं नहीं दफनाने देंगे। सुप्रीम कोर्ट की जितनी तौहीन हिंदुस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स में होती है, कलेक्टर की आंख के नीचे, सेशन जज की आंख के नीचे, कहीं और नहीं होती होगी। ये हम खुद देखते हैं, जो गांव-गांव जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट घूमते हैं नदीम की तरह। कौन रखवाली करेगा, कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, सब झुक गए, सब धूल चाट रहे हैं या कुछ और चाट रहे हैं। जनता को कुछ जागरूक होना पड़ेगा, ये ज़्यादा नहीं चल पाएगा। ये कीड़े मकोड़े दीमक का काम नहीं है। ये कूटनीति, राजनीति जो समझते हैं उनको आना है आगे, उनको पता लगाना है कि जड़ कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर किसके अधीन है, उसके ऊपर रोशनी डालनी है, उसको नंगा करना है, उसको शर्मिंदा करना है, ताकि जब मौका मिले शांतिपूर्वक अगले इलेक्शन में तब कुछ किया जा पाए। आज की मस्जिद शायद टूट जाएगी, कल की मस्जिदें ना टूटें, उसका बंदोबस्त करना है। आपने सुना, और मुबारकबाद, आपने एक ईसाई को सुना, अपने हमदर्द को सुना। शुक्रिया। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज हमने जो बात की है वो मस्जिदों और मदरसों के तोड़ने के बारे में, और कुछ घरों के तोड़ने के बारे में, यानी बुलडोज़र की जो यहाँ पॉलिटिक्स चल रही है उसके बारे में। लेकिन हकीकत यह है कि ये चीज़ सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है जो कुछ हो रहा है। जो बिगर पिक्चर है वो बहुत ही बड़ी है। दरअसल जो है 2014 से जब ये नई हुकूमत आई है तो वो सारा प्लान जो चल रहा था 1925 से आरएसएस का, वो सब धीरे धीरे लागू किया जा रहा है। और ये कोशिश है कि वो कौमें, दो कौमें जो हैं उन्होंने लिखी हुई अपने, उनके जो क्लासिक जो उनके लिटरेचर उसमें लिखा हुआ है कि हमको 3 लोगों से ख़तरा है, मुसलमानों से, क्रिश्चियन से और कम्युनिस्ट से, तीन लिखा हुआ है। तो वो उनको रास्ता दिखाने, उनको हाशिया पे बैठाने के लिए सारी कोशिश हो रही है। इसमें अब बात तो बहुत ज़्यादा हो गई। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम लोगों को कुछ काम बहुत ही ज़रूरी है। एक तो ये कि हम लोगों को इश्तिआल अंगेज़ी नहीं आना चाहिए। मैं ये सुन रहा हूँ, कम्युनिटी के अंदर भी सुन रहा हूँ कि कुछ बच्चे हैं जो कि अब कुछ सोच रहे हैं कि कुछ गड़बड़ करना चाहिए, सड़क पे आना चाहिए। आप उनको मौका देंगे। कब से ये बात हो रही है, जेनोसाइड की बात हो रही है, कत्ल की बात हो रही है, फ़लाँ जगह से शुरू होगा, उत्तराखंड से शुरू होगा और पूर्वांचल से शुरू होगा, ये सब बातें हो रही हैं, कई साल से हो रही हैं। तो आप उनको बिल्कुल ये मौका मत दीजिए कि आप ऐसा काम कीजिए कि उनको। उसी के साथ साथ जो बहुत ही ज़रूरी काम है वो 2 बहुत ज़रूरी है। एक जिसके बारे में बात हुई है वो ये कि हमारे केस बहुत मजबूत हों और हम कोर्ट में जाएं, चाहे हाई कोर्ट में जाएं, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाएं। और बहुत से ऐसे वकील भी हैं, और अगर कुछ ज़रूरत होगी तो मुझसे भी बात करें, मैं भी 1-2 वकील दे सकता हूं इंशाअल्लाह। तो कोर्ट में ज़रूर जाएं और केस में हारना
तो इस बात का इम्कान है, मतलब मैं समझता हूँ शायद 50% इस बात का इम्कान है कि हम हार जाएंगे, लेकिन जाना चाहिए, आपकी बात वहाँ पे पहुँचनी चाहिए, हिस्ट्री में लिख दिया जाना चाहिए कि हमने सब बातें रखी थी फिर भी हमारे ख़िलाफ़ जजमेंट हुआ, जैसे कि बाबरी में हुआ। सब चीज़ तस्लीम की गई कि आपकी मस्जिद तो हकीकी 500 साल थी, तस्लीम किया गया कि वहाँ पे क्रिमिनल तरीके से वहाँ पे बुत रखे गए थे, तस्लीम किया गया कि उसको क्रिमिनल तरीके से तोड़ा गया था, फिर भी उन लोगों को दे दिया। तो बहरहाल ये चीज़ें जो है हिस्ट्री में लिखी जाएंगी, ये किसी फुटनोट में नहीं बल्कि मेन हिस्ट्री में लिखी जाएंगी किस तरह से जुल्म हुआ। तो हमको ये कोशिश करना चाहिए कि इस तरह के सारे जो जुल्म हो रहे हैं उसको डॉक्यूमेंट करें, उसके बारे में कोर्ट में जाएं, उसको छापें उसको। और मैं ये कहा, अब कई साल पहले मैंने एक जगह ये बात कही थी, एक बहुत ही बड़े इजलास में बात कही थी, कुछ लोगों को नापसंद हुआ था कि हमको अब वक्त आ गया है इन बातों को इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बताना चाहिए। जो यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इसका हमारा मुल्क उसका मेंबर है, वहाँ पे बात पहुँचाना चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स का स्टेट डिपार्टमेंट का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है वहाँ तक बात पहुँचाना चाहिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल तक पहुँचाना चाहिए, ह्यूमन राइट्स वॉच तक पहुँचाना चाहिए। इन सब जो है बहुत से हैं, अगर आप लोग कुछ चाहेंगे तो मैं आपको 400-500 ऐसे ईमेल एड्रेस दे दूँगा जो कि दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कि आप किसी से बात कीजिए, मैं आपको दे दूँगा। मुझे बहुत ही आसानी के साथ आप पहुँचाइए अपनी बात को, लेकिन ठीक से उसको डॉक्यूमेंट करके, ठीक से लिख करके, इंग्लिश लैंग्वेज में लिख वही चलती है और हमारी उर्दू वगैरह में नहीं चलती है, तो लिख करके उनको पहुँचाइए। ये भी बहुत बड़ा काम है, लड़ना, एक अदालत में लड़ना बहुत बड़ा काम है, और जो राय आम्मा है मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर वहाँ तक भी पहुँचाना बहुत बड़ा काम है। और एक बात ये भी है कि हम लोग गुस्से में ना आए ताकि उनको वो मौका न दें जो इसकी वो तलाश में है। एक बात ये आई कि बॉर्डर के ऊपर हो रहा है, दरअसल जो है ये अमित शाह ने अभी मतलब चंद हफ्ते पहले कहा है कि हम बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी का मामला है उसको बहुत चौकस होने वाले हैं और वहाँ पर हम वहाँ पे फेंसिंग करेंगे। ये उसका ये बहुत बड़ा, ये कोई मकामी किसी कलेक्टर वगैरह का फैसला नहीं है, बल्कि ये यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, यहाँ पे जो साहब जो इस वक्त हमारे होम मिनिस्टर हैं, बहुत अफसोस की बात है कि वो साहब होम मिनिस्टर हैं, लेकिन उनकी ये बैठ करके ये फैसले कर रहे हैं और उनका फैसला है। तो इसको भी ज़रूरत है कि इसको भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए कि ऐसा क्या हो गया अचानक कि आपको इसकी ज़रूरत पड़ गई कि बॉर्डर पे जो बांग्लादेश का बॉर्डर वहाँ पर भी और जो पाकिस्तान का बॉर्डर वहाँ पर भी, वहाँ पे अचानक सब जब हो गए, बहुत पहले से, ये लोग आज से नहीं 30-40 साल से अगर आपको याद हो तो कहेंगे कि जो मदरसा जो बॉर्डर के ऊपर मदरसे हैं और बॉर्डर के ऊपर जो मस्जिदें हैं वो सब इनको बड़ी ख़तरनाक नज़र आती थी, बहुत ही पहले की बात है। तो वो अब जब चूँकि आज उनके हाथ में सत्ता आ गई है इसलिए उन चीज़ों को नाफिज कर रहे हैं, तो इसके ख़िलाफ़ डॉक्यूमेंटेशन, इसके ख़िलाफ़ कोर्टों में जाना, इसके ख़िलाफ़ इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना, ये सब बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये करेंगे तो मैं समझता हूँ कि जुल्म थम तो नहीं जाएगा, लेकिन बहरहाल दुनिया इनके ऊपर प्रेशर डालेगी। होता है, दुनिया प्रेशर डालती है और बहुत से मामलात में हो रहा है। तो अगर ऐसा होगा तो मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ न कुछ कमी आएगी। ये लोग जाने वाले हैं, ऐसा नहीं है, अगले इलेक्शन में लोग जाने वाले हैं, मुझे इसमें कोई तरद्दुद नहीं, जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बहुत नुकसान करेंगे। लेकिन तब तक आपका काम भी दस्तावेज़ और लीगल तरीके से मजबूत होना चाहिए, ताकि जब ये लोग जाएं तो फिर आप लोग जो है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर सकें। ये लोग भी जेल में जाएंगे, बिल्कुल मुझे पूरा यकीन है कि बहुत से जो हरकतें कर रहे हैं ये लोग भी जेल में जाएंगे और उनको सज़ा मिलेगी। इसी पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, शुक्रिया। तो दोस्तों, ये बात चल रही है कि किस तरह से जो एक इस वक्त ये मुश्किल दौर है, कठिन दौर है, इस दौर को बनाया जा रहा है और शायद कि मुसलमानों को प्रोवोक किया जा रहा है कि वो कुछ करें और जिसके बाद कुछ और कार्रवाई हो। तो उनसे कहा गया है कि नौजवान कुछ भी सड़कों पर ना उतरें, इस तरह से कुछ भी मत करें। जो भी लड़ाई होगी, जो भी बात करनी होगी, वो कानून के दायरे पे करनी होगी, वो संविधान के तहत करनी होगी। और अभी मुश्किल वक्त है और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कानून का सहारा जब लें तो उससे पहले आपके अपने कागज़, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब कुछ सही हो, वो सब कुछ तैयार हो। भले ही हम लोग अदालत में जाकर मुकदमा हार जाएं, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ वक्तों से फ़ैसला आ रहा
रहा है। इसमें यह भी कहा गया कि बहुत से लोग अभी अच्छे हैं, बहुत से जजेस अभी अच्छे हैं, बहुत सी अदालतें बहुत अच्छे फैसले दे रही हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हमारा केस किस अदालत में जाए, वहाँ का जज क्या फ़ैसला दे। और उम्मीद है कि शायद हम लोग हार भी जाएं, लेकिन हारने का भी डर नहीं है, क्योंकि ये सब इतिहास लिखा जा रहा है और इतिहास ये पूछेगा, आने वाला वक्त पूछेगा कि एक देश की माइनॉरिटी के साथ इस तरह का जुल्म एक सरकार कैसे कर सकती है जिसे लोगों ने चुना है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इस तरह की चर्चाएं, इस तरह की बहस जो आपको कहीं और नहीं दिखेगी, मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कभी आपको बताएगा नहीं। द स्वतंत्र हैं हम, तब तक हम आपको ये बताते रहेंगे। तो अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दें, फिर होगी मुलाकात एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।